कदम पे ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है, और जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। बीजेपी ने क्या है इसको कभी कांग्रेस स्वीकार नहीं करेगा और इससे बड़ा आंदोलन हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। इसमें कोई दम नहीं है। ये बिल्कुल पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस है जिसको लंबे समय तक खींचा गया। कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन करेगी और हर एक देश का नागरिक जो संविधान पे विश्वास करता है वो प्रदर्शन करेगा। नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं अनब्रेकिंग। आपने सुना कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन करेगी और हर देश का नागरिक जो संविधान में भरोसा करता है वो प्रदर्शन करेगा। दरअसल आज बहुत दिन बाद, या मैं तो अपनी याददाश्त को अगर मैं रिकॉल करता हूं तो मुझे लगता है कि मेरे याददाश्त में पहली बार कांग्रेस ने पूरे देश में हर राज्य की राजधानी और हर राज्य के प्रमुख शहरों में प्रदर्शन किया है। ऐसा मैंने 35-40 सालों के, जब से मैं समझने वाला हुआ हूं पॉलिटिक्स को, तब से मैंने ऐसा कोई प्रदर्शन कांग्रेस की तरफ से नहीं देखा। तो इस लिहाज से अगर मैं कहूं कि अहमदाबाद से लेके अगरतला तक, श्रीनगर से लेके या कश्मीर से लेके केरल तक, हर जगह, जालंधर हो, लुधियाना हो, चंडीगढ़ हो, जम्मू हो, शिमला हो, दिल्ली हो, यमुनानगर हो, हिसार, रोहतक, लखनऊ, कानपुर, देहरादून, पटना, रांची, गुवाहाटी, हर जगह, कोलकाता, भुवनेश्वर, चेन्नई, बेंगलोर, आप कोई भी कैपिटल का नाम लीजिए, हर जगह, बॉम्बे, अहमदाबाद, भोपाल, जयपुर, रायपुर, रांची, हर जगह आज प्रदर्शन कांग्रेस ने किए। और दरअसल जिस कांग्रेस की तैयारी राहुल गांधी 2022 से कर रहे थे, आज वो कांग्रेस पूरे देश में खड़ी हुई दिखाई दी। उसमें बहुत सारे लीडर्स जो अमूमन ऐसे मौकों पर या इस तरह के जब कॉल होती थी, मुझे याद है पिछली बार जब ईडी का मामला आया था तब भी इस तरह की कॉल थी, लेकिन ऐसा प्रदर्शन कांग्रेस की तरफ से नहीं हुआ था। और हर राज्य में जहां का जो बड़ा नेता, वो दिग्विजय सिंह हो, वो सचिन पायलट हो, वो अशोक गहलोत हो, अजय राय, जो भी, भक्तचरण दास हो, के राजू हो, अल्लावेरू हो या राजेश राम हो, जो भी नेता है, तिरुवनंतपुरम से लेकर के और कश्मीर तक, हर नेता बोलता हुआ दिखाई दिया। हर नेता बोलता हुआ दिखाई दिया, हर प्रवक्ता बोलता हुआ दिखाई दिया। और एक ही बात, इससे जो ताकत दरअसल कांग्रेस ने दिखाई है, वो ताकत बहुत दूर तक मैसेज देने वाली है कि देश की राजनीति बदल रही है, कांग्रेस बदल रही है। कांग्रेस, अब ये कहना कि कांग्रेस खड़ी हो रही है, रिवाइव कर रही है, नहीं, कांग्रेस खड़ी हो गई है, मैं तो ये कहूंगा। दरअसल इसे अगर आप कहें तो एक इस इशू ने कांग्रेस को एक तरह से सड़क पर खड़ा कर दिया है, ये दिखा दिया है। और ये जो सड़क पर उतरी हुई भीड़ थी, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ सोनिया गांधी या राहुल का समर्थन करने के लिए थी या उनके जयकारे लगाने के लिए थी, उनकी पूजा करने के लिए थी, अपना चेहरा दिखाने के लिए थी, ऐसा नहीं दिखता है। ये दरअसल ये वो भीड़ थी, ये भीड़ संकेत कर रही है कि ये उस विचार की वापसी है जिसे लोग गांधी नेहरू की विरासत कहते हैं।
ये उस विचार की वापसी है जो राहुल गांधी कहते हैं कि संघ और आरएसएस और बीजेपी की विचारधारा से लड़ने वाला विचार, मोहब्बत की दुकान, ये उसकी वापसी का संकेत है। ये दरअसल ये जो है राहुल गांधी के युग का एक तरह से शुरुआत कही जा सकती है। दस्तक दे दी है राहुल गांधी के युग ने, बहुत मजबूत दस्तक दी है। और सवाल जो था वो सवाल आपको पता है कि ईडी ने चार्जशीट दायर की है और इसको लेकर के अगर आप देखेंगे जो आरोप हैं, चार्जशीट में जो आरोप लगाए गए वो आरोप मैं उन पर बात कर चुका हूं और डिटेल में बेसिक आरोप ये है कि एजेएल जो कंपनी नेशनल हेरल्ड, नवजीवन और कौमी आवाज अखबार प्रकाशित करती थी, उस कंपनी को यंग इंडियन लिमिटेड ने उसकी इक्विटी ले ली और इनका कहना साहब इससे टेक ओवर कर लिया गया और ऐसी कंपनी ने टेक ओवर कर लिया है जो सोनिया गांधी और राहुल गांधी का, जिसमें 74% हिस्सेदारी है या 74 या 72% हिस्सेदारी है इन लोगों की या 78%, याद नहीं मुझे। तो व्हाट एवर इट इज, ये एक आरोप है और ये आरोप है चूंकि इन्होंने टेक ओवर कर लिया है, 5,000 करोड़ की कंपनी है और जो एजेएल उसकी संपत्तियां 5,000 करोड़ की हैं, उसको 50 लाख रुपए में इसने वो डेट खरीद लिया, ये कहा गया है। लेकिन बहुत साफ साफ उदाहरण, बहुत सारी कंपनियां, आरकॉम में क्या हुआ था, कितनी बड़ी कंपनी कैसे कहां गई। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वोडाफोन आइडिया के साथ क्या किया है, तो क्या माना जाए। इससे पहले टाटा डोकोमो नाम की एक कंपनी हुआ करती थी, डोकोमो टाटा कैसे ले लिया। ये दरअसल जो कॉर्पोरेट लॉ है, जो कंपनी कानून है, उसमें तमाम तरह के ऐसे प्रावधान है जिसमें इस तरह से काम किया जा सकता है। ढेर सारी कंपनियों के नाम मैं आप गिना सकता हूं जिनकी रिस्ट्रक्चरिंग करके जिनको डेट फ्री किया गया, वैसे ही इसकी भी रिस्ट्रक्चरिंग करके इसे डेट फ्री किया गया है। और जो 50 लाख रुपए की बात है, आप सवाल, एक बड़ा सवाल, एयरपोर्ट चले गए, पोर्ट्स चले गए, बड़ी बड़ी कंपनियां चली गई। रुचि सोया की जो प्रॉपर्टी थी वो कितने करोड़ की थी, कोई बताया, जैसे बाबा रामदेव ने लिया है। और बाबा रामदेव ने कितने में लिया है? तो क्या यह माना जाए कौड़ियों को भाव सरकार ने बेच दिया, बैंकों ने बेच दिया और बाबा रामदेव को फायदा पहुंचाया गया? इस तरह के बहुत सारे वो हैं। लेकिन अब ईडी है, ईडी ने चार्जशीट भी दाखिल कर दी है। ईडी ने कहा है सब प्रोसीड्स ऑफ क्राइम जो करोड़ों रुपए की है, वही ईडी गवर्नमेंट की जो वो 2,000 करोड़ 5,000 करोड़ की प्रॉपर्टी बताती है। जब प्रॉपर्टी उन्होंने सीज की थी, उस दौरान जो बताया गया था, उस दौरान उन्होंने जो प्रॉपर्टी बताई थी, वो प्रॉपर्टी बताई थी सीज की थी। उस समय जो प्रॉपर्टी उन्होंने बताई थी, मैं आपको अभी बताता हूं, ईडी ने बताया था 661.69 करोड़ की प्रॉपर्टी, इसका वैल्यूएशन था ये। और इनकम टैक्स ने जो इसका वैल्यूएशन किया था, दैट वाज 359 करोड़। अब इससे अंदाजा लगा सकते हैं आप कि कैसे वो 359 करोड़ इनकम टैक्स कहता है। ईडी ने जब सीज किया, जब उस प्रॉपर्टी को टेक ओवर किया, तो उसका कहना है 661.69 करोड़ की प्रॉपर्टी है और बाहर कहा जा रहा है 5,000 करोड़ 2,000 करोड़। तो क्या सही है?
सिर्फ नैरेटिव खड़े करने के लिए ये सब चीजें हो रही हैं। खैर, इस पर आज बात नहीं कर रहे हैं, इस पर हम पहले वीडियो बना चुके हैं, आप उसे देख सकते हैं क्या चीजें हैं। मैं बात ये कर रहा हूं कि कांग्रेस ने आज वो काम कर दिया है जो शायद भारतीय जनता पार्टी सोच नहीं सकती थी। उसे नहीं लगता होगा, कोई बहुत सारे लोग जो कांग्रेस के क्रिटिक रहे हैं, जो कांग्रेस की तरफ देखते हैं, जो कांग्रेस के समर्थक हैं, ऐसे सारे लोग ये सोच ही नहीं सकते थे, सोचा ही नहीं जा सकता था कि कांग्रेस इतना बड़ा प्रदर्शन कर देगी। अगर आप हर जगह की लोकल वेबसाइट तलाशें, कश्मीर की लोकल वेबसाइट तलाशिए, हिमाचल की तलाशिए, त्रिपुरा की तलाशिए, सिक्किम की तलाशिए, छोटा सा राज्य है, पुडुचेरी में देखिए क्या हुआ, चेन्नई में क्या हुआ, तिरुवनंतपुरम में क्या हुआ, हर जगह कोई भी स्टेट कैपिटल का नाम ले लीजिए, कोई भी बड़ा शहर ले लीजिए, वहां पर प्रदर्शन हुआ है। और ये अपने में एक बड़ा संकेत है। दूसरी तरफ आज राहुल गांधी गुजरात में, आज उनका दूसरा दिन था और वो अमरेली जिले में जो डिस्ट्रिक्ट रिप्रेजेंट करने वाले लोग हैं उनके साथ बैठक कर रहे थे। और उस बैठक में जो राहुल गांधी का भाषण था उसकी बात करेंगे, अभी थोड़ी देर बात करेंगे। पहले इसकी बात करते हैं, जैसे ये जो पूरी कहानी गढ़ी गई है नेशनल हेराल्ड को लेकर के, ये उस तरह की बात है कि जैसे अगर आप मैं और बहुत, एयर इंडिया टाटा को बेची गई। क्या एयर इंडिया के पास जितनी प्रॉपर्टीज हैं, जितने एयरक्राफ्ट थे, जितनी जमीनें थीं, उन जमीनों के वैल्यूएशन के बराबर पैसा टाटा से लिया गया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिया क्या? एक बीएसएनएल कंपनी हुआ करती थी, विदेश संचार निगम लिमिटेड। जब ये निजीकरण की शुरुआत हुई थी उस समय उस कंपनी के पास यहां का इंटरनेट गेटवे, इंटरनेट शुरू हुआ था 95 के आसपास, इंटरनेट गेटवे बीएसएनएल से आता था। बीएसएनएल नहीं, विदेश संचार निगम लिमिटेड। उस कंपनी को, टाटा को, उसका निजीकरण किया गया, टाटा ने वो कंपनी ली। ऐसे और आपको कितनी कंपनियां गिनाई जा सकती हैं जिनका निजीकरण हुआ, जो कंपनियों को दूसरे लोगों ने खरीदा, प्राइवेट जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उन्होंने खरीदा और उन्होंने कौड़ियों के भाव में खरीदा है। आरकॉम, रिलायंस कम्युनिकेशन नाम की एक कंपनी हुआ करती थी, उसका जो पूरा बिजनेस है वो कैसे और कहां गया? रुचि सोया की मैंने आपको बात ही की। एसीसी कितने पैसे में खरीदी गई? सीमेंट कंपनी। ये इस तरह की बात फैलाई जा रही है, बिल्कुल जो होता है ना कि भाई लोग तो बहुत ज्यादा कंपनी कानून के बारे में जानते नहीं है। ये जो पूरा धंधे का कानून है, धंधे के नियम है, उनके बारे में नहीं जानते। ऊपर से लगता अरे इतने करोड़ की संपत्ति इनको दे दी। दरअसल आप भी, अगर आप स्टॉक मार्केट में शेयर खरीदते हैं और किसी कंपनी के शेयर खरीदना शुरू करें और 10% शेयर ले लें या 12%, 20% तक पहुंच जाएं, तो आप उस कंपनी के मालिक के तौर पर हो जाएंगे। जबकि उसका वैल्यूएशन कितना होगा आप उसको पता करते रहिए, और आप कितने पैसे में उसके मालिक हो रहे हैं या मालिकों में शुमार हो रहे हैं आप। तो ये जिस तरह का वो फैलाया जा रहा है ये बहुत खतरनाक है। दरअसल इससे क्या होता है कि लोगों के बीच में एक जो गलत बातें हैं, जो तथ्य नहीं है, जो सत्य नहीं है, वो चीजें प्रचारित होती हैं। और चूंकि बड़े लोग इस तरह की बात कहते हैं, जिम्मेदार पदों पे बैठे हुए लोग इस तरह की बात करते हैं, तो लोग उस पर भरोसा करते हैं। और लोग भरोसा करके जब उस पर आगे चलते हैं
तो पूरे समाज में उस, और वो जो लोग भरोसा करते हैं वो दूसरों को उसी तरह से तैयार करते हैं। तो एक तरह से बहुत मतलब गलत सूचनाओं पर आधारित या गलत सूचनाओं से लैस एक समाज तैयार होता है, जो समाज बहुत ही अब इस सरकार या ये पार्टी जो सत्तारूढ़ उसमें है, इनकी जो विचारधारा है, आप अगर इसको देखें तो इतिहास से लेकर के भूगोल और हर चीज में वो सिकंदर को पटना ले आते हैं, गंगा के तट पे ले आते हैं, वो तक्षशिला को बिहार ले आते हैं, वो राणा प्रताप को अकबर से जितवा देते हैं। वो इस तरह कुछ भी बात कह सकते हैं। और वैसे ही वो ये बताते हैं कि साहब 5,000 करोड़ का ये था, और देखिए कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने कैसे मनी लॉन्ड्रिंग कर दी यहां से, और जो पैसा जो प्रोसीड ऑफ क्राइम है वो कितना। अरे भाई, जब क्राइम ही नहीं है तो प्रोसीड ऑफ क्राइम कहां से आया? और दूसरी बात, जिस कंपनी की बात की जा रही है यंग इंडियन लिमिटेड, वो कंपनी अगर नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है, जिसमें उसका कोई भी शेयर होल्डर कोई प्रॉफिट नहीं ले सकता उसमें से, तो कैसे कैसे वो पैसे ले गए? खैर, ये सारा एक माहौल बनाने की जरूरत, जैसे मैं कल भी कह रहा था, कल या किसी और डिबेट में कह रहा था कि जब आप एक जरा देखें कि ये किस तरह से होता है। 2018 में जब कांग्रेस ने मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के चुनाव जीते, उसके बाद नेशनल हेराल्ड आ गया। 2022 में जब भारत जोड़ो यात्रा हुई, नेशनल हेराल्ड आ गया। और अब जब बिहार के चुनाव हैं और वहां पर खास तौर पे भारतीय जनता पार्टी के लिए जो चीजें दिख रही हैं, आज की तारीख में मजबूत दिख रही है, लेकिन जिस तरह की तैयारियां दूसरे दलों की हैं, नीतीश कुमार फैक्टर है, जाति गणना है और ढेर सारी चीजें, इनके चलते क्या ये इस तरह से रहेगा? आप देखिए, और गुजरात में एक चैलेंज कांग्रेस की तरफ से कि 2027 हम जीत कर दिखाएंगे, और उसके लिए कांग्रेस वहां लग गई। इसके अलावा साउथ से अलग चैलेंज, साउथ से अलग चैलेंज, वक्त वाला अलग चैलेंज, और इंटरनेशनल लेवल पे अलग चैलेंज। इकोनॉमी हमारी बहुत अच्छी नहीं है, भले अखबारों में और जो ये लोग बोलते हो, मंत्री लोग बोलते हो, इनके अगर बारीकियों में जाएंगे, आप देखेंगे सेक्टोरल एनालिसिस अगर आप करेंगे और सेक्टर्स के भीतर सब सेक्टर्स में जाएंगे, तो आपको पता चलेगा जो इंपॉर्टेंट सब सेक्टर्स हैं, दे आर अंडर परफॉर्मिंग या दे आर नॉट परफॉर्मिंग वेल। आप अगर देखेंगे कि लोग अपनी ज्वेलरी रख करके लोन लेने वाले लोगों की संख्या बढ़ गई है। अपने देश में ज्वेलरी तभी लोग उसमें रखते हैं जब कोई दूसरी चीजें नहीं होती। तो आप इससे अंदाजा लगाइए क्या चीजें हो रही हैं। एवरेज जो सैलरी बढ़ने, जो इंक्रीमेंट्स हैं, वो पहले के मुकाबले वो परसेंटेज कम होता चला गया है। और दूसरी तरफ इंटरनेशनल लेवल पर जो चीजें हो रही हैं, उसमें भारत रिसीविंग एंड पर है। और सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि इतने बड़बोले हमारे प्रधानमंत्री, जो हर बात पर देश में तो कोई चीज छोड़ते ही नहीं है, लेकिन अब अमेरिका पर, हमारी इकोनॉमी पर हम किस तरह से नेविगेट करेंगे इस नई स्थितियों में, इन सब पर वो कुछ नहीं बोलते। वो पार्लियामेंट में महाकुंभ पर तो स्टेटमेंट देंगे, लेकिन स्टेट ऑफ इकोनॉमी, स्टेट ऑफ ट्रेड, हमारा जो एक्सपोर्ट है अमेरिका को, हमारा जो इंपोर्ट है, इस सब पर कोई बात नहीं। चाइना के साथ हम क्या कर रहे हैं, कोई बात नहीं करेंगे, कोई जानकारी देश को नहीं देंगे। और हमारी वित्त मंत्री भी कुछ नहीं बोलेंगे, विदेश मंत्री कुछ बोलेंगे, और वो भी ऐसा कुछ बोलेंगे जिसका कोई खास और छोड़ नहीं। दूसरी तरफ आप देखिए, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, वो अभी आसियान कंट्रीज की यात्रा पर हैं, आज मलेशिया में थे।
कल परसों वियतनाम में थे, अभी कंबोडिया जाने वाले हैं। वियतनाम में हनोई से चाइना तक की रेल लाइन का प्रोजेक्ट फाइनल हुआ है। मलेशिया के साथ उन्होंने बोला, और वहां हर जगह वो बोलते हैं कि अमेरिका क्या कर रहा है, ज्यादा विश्वस्त कौन है। और वो आसियान का, मैं आपको एक और जानकारी दे दूं कि जितना अमेरिका के साथ ट्रेड है चाइना का, जो अब रुक गया है पूरी तरह से, आज तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने 245% टैरिफ कर दिया है। हालांकि इस टैरिफ का कोई मतलब नहीं है, जैसे 45% वैसे 245%। तो 245% कर दिया है। और दूसरी तरफ चाइना का जो ट्रेड है वहां से रुक गया है, लेकिन उसने दूसरे देशों से, आपको बताएं कि आसियान के साथ चाइना का $1 ट्रिलियन का ट्रेड है। $1 ट्रिलियन, इतना अमेरिका के साथ नहीं है। और उसका ट्रेड पिछले वो इन स्थितियों को समझ रहा था कैसे काम हो रहा है। पिछले 1 साल में 12% उसका ट्रेड बढ़ा है, इंटरनेशनल ट्रेड, और जिसमें आसियान कंट्रीज और यूरोप में तेजी से बढ़ा है। अभी स्पेन के प्राइम मिनिस्टर बीजिंग में थे, यूरोपियन यूनियन के लोग बीजिंग आने वाले हैं, और सारे लोग ये चाइना के साथ की कैसे, चूंकि अमेरिका ने जो गड़बड़ किया है उसमें कुछ ही देश हैं जो अमेरिका की हां में हां मिला रहे हैं, उनमें अपना देश एक है। कैसे क्या चीजें आगे बढ़ेंगी, ये फायदा उठाने की बात हो रही है कि साहब जब चाइना वहां से निकलेगा तो हम फायदा उठाएंगे। फायदा उठा के आप जो है वो दुनिया की ताकत नहीं बन सकते इस तरह से कि वो निकलेगा तो हम घुस जाएंगे वहां पर। तो ये सारी चीजें अपने यहां चल रही। ऐसे में इन सब चीजों को कांग्रेस इन बातों को उठा रही है, लोगों के जीवन पे इसका असर है, दबाव है। और दूसरी तरफ जिस तरह से कांग्रेस सामने आ रही है उस तरह से भारतीय जनता पार्टी की चुनौती। एक चीज और आपको बताएं, अगर आप डेटा देखेंगे, आप इंडिया वोट नाम की एक वेबसाइट है उस पर जाइए और उस वेबसाइट पर यह देखिए कि 89 के चुनाव के बाद से या 84 के चुनाव के बाद से भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर और कांग्रेस का वोट शेयर कैसे बढ़ा है। क्या दोनों में कोई कोरिलेशन दिखाई देता है? यह मैं इसलिए कह रहा हूं कि इससे जब आप देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि कांग्रेस के मजबूत, अगर उस तरह से मजबूत होती दिखाई दे रही है तो भारतीय जनता पार्टी परेशान क्यों होती। मेन स्ट्रीम मीडिया में और बहुत सारे जर्नलिस्ट ये बात कहते रहते हैं कि साहब कांग्रेस का वोट तो खाया क्षेत्रीय दलों ने, लेकिन क्षेत्रीय दल तो पहले भी थे, चाहे वो लोकदल के नाम से हो या और किसी पार्टी के नाम से हो, जो बाद में सब जनता दल हो गए। और जनता दल से निकल करके फिर ये सब आरजेडी और जेडीयू और अजित सिंह की पार्टी, आरएलडी और पासवान की पार्टी, ये सारी बीजेडी और सब बन गए। लेकिन कांग्रेस का वोट अगर आप दोनों, इन तीनों को भी साथ रख लीजिए, आप जो रीजनल पार्टी वहां की हो, मान लीजिए उत्तर प्रदेश का आप देखते हैं तो समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और साथ में कांग्रेस और बीजेपी, और आप देखिए कि कांग्रेस का वोट कैसे घटा और बीजेपी का वोट क्या सेम रेशियो में बढ़ा है। बिहार में देख लीजिए, आप किसी दूसरे राज्य में देख लीजिए जहां पर क्षेत्रीय दल हैं, आप हरियाणा में देख लीजिए, उड़ीसा में देख लीजिए। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी इसलिए परेशान होती है, और भारतीय जनता पार्टी को सबसे दिक्कत गांधी परिवार से होती है, क्योंकि गांधी परिवार वो ग्लू है जो कांग्रेस को एक ताकत बना के रखता है, सब जोड़ करके। और अब राहुल गांधी जिस तरह के प्रयोगों की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, वो प्रयोग कहीं ना कहीं भारत की राजनीति को बहुत गहरे प्रभावित करने वाले हैं अगर वो आगे बढ़ते रहे तो। आज जो वो गुजरात में जो अनफोल्ड हुई हैं चीजें, जो बातें राहुल गांधी ने कही हैं, जिस तरह के चीजें उन्होंने वो किया है लोगों के बीच में कि कैसे पार्टी चलेगी और बेसिक यूनिट कौन होगी,
पावर कहां पर होगा, पावर कहां होगा कि जिला यूनिट्स कैसे चीजों को तय करेंगी और उनके ऊपर से नेताओं के डायरेक्शन नहीं आएंगे। और जिला यूनिट की जो मॉनिटरिंग मैकेनिज्म है वो क्या होगा, और उस मॉनिटरिंग मैकेनिज्म से ये लोगों को असेस किया जाएगा कि वो काम कैसे कर रहे हैं। और काम क्या है, ये भी राहुल को बहुत साफ उन्होंने कहा कि सीनियर नेता बने घूम रहे हैं लेकिन बूथ नहीं जिता पाते। सीनियर नेता बने घूम रहे हैं लेकिन बूथ नहीं जिता पाते। कह रहे हैं कि भाई, उन्होंने ये कहा कि नई जनरेशन को कांग्रेस में लाना है। आपको याद होगा अहमदाबाद के महाधिवेशन वाले भाषण शशि थरूर ने ये बात कही थी कि नए जनरेशन को जोड़ना की जरूरत है, आपको ये बताना पड़ेगा, भविष्योन्मुखी कांग्रेस बनानी पड़ेगी। और आज वो चीजें दिखाई दे रही है। राहुल गांधी जब ये बात कह रहे हैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स ही डिस्ट्रिक्ट को चलाएंगे, जब वो बात कह रहे हैं कि इनको फंडिंग कैसे होगी, जब वो बात कह रहे हैं कि जब चुनाव होंगे टिकट कौन फाइनल करेगा, वो बात कह रहे हैं महिलाओं की भागीदारी कैसे होनी है। एक महिला खड़े होकर के पूछने लगी तो उन्होंने बताया क्या होना है। और अगर ये चीज, और इसके अलावा जो घोड़े वाला उनका एक वो है कि साहब लंगड़े क्या बारात के घोड़े और रेस का घोड़ा, उसमें एक तीसरा घोड़ा भी उन्होंने जोड़ दिया है, लंगड़ा घोड़ा भी एक है। हालांकि लंगड़े घोड़े के बारे में बहुत ज्यादा बताया नहीं कि लंगड़ा घोड़ा करेगा क्या और वो क्या करवाएंगे, लेकिन बारात के घोड़े के बारे में बताया कि बारात के घोड़े को नचाया जाएगा। इसके मतलब समझिए। और बारात के घोड़े कौन हैं, और वो चीजें शुरू हो गई हैं। आप बिहार में देखिए, झारखंड में देखिए, झारखंड में जो बारात के घोड़े हैं वो बहुत कोशिश में लगे हुए हैं, आगे पीछे दिखाई देते रहते हैं, लेकिन उनको वो शायद जगह नहीं मिल पा रही है और ऐसे धीरे धीरे वो खुद ही साइडलाइन हो जाएंगे। और यही बात राहुल गांधी ने आज वहां पर कही है। 1/4 मैदान तो वैसे ही मार लिया। तो चलिए फिर इजाजत दीजिए। शुभ रात्रि, गुड नाइट, शब बखैर, नमस्कार, जय हिंद।